पहुंचा दिया, ऐलान करा दिए मस्जिदों में सब जगह पर कि भाई ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज में नौकरी दी जा रही है। उसके बाद हुआ ये कि जब इनकी फौज में नौकरियां दी गई तो 2 बंगाली आ गए, 2 पंजाबी आ गए, 2 सिंधी आ गए, 2 पठान आ गए, 2 गुजराती आ गए, 2 राजस्थानी आ गए, 2 तमिल बोलने वाले आ गए, तो अलग अलग 2 बिहारी आ गए, बिहार के रहने वाले, 2 बंगाल के रहने वाले आ गए। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो कि कई कौमों का मिक्सचर था, ये सारे लोग आकर इन्होंने फौज में नौकरी अख्तियार कर। उसके बाद इनका एक बन गया पूरा लश्कर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उर्दू के मायने क्या हैं, तो आप बताइएगा उर्दू के मायने हैं लश्कर। उर्दू के जो असल एक्चुअल माने हैं वो क्या है, लश्कर। तो ये अब लश्कर आपको अंदाजा हो गया होगा क्यों उसका नाम के मायने बने लश्कर, क्योंकि ये लश्कर जब आया ज़हीरुद्दीन बाबर का, इसमें सारे जमाने के बोलने वाले लोग इसमें इकट्ठे बैठ गए और जब आपस में इन्होंने डिबेट करी तो अंदाजा कीजिए कि बंगाली बंगाली जबान में बात कर रहा था अपने दोस्त से, पंजाबी पंजाबी में बात कर रहा था, सिंधी सिंधी में बात कर रहा था और बिहारी बिहारी में बात कर रहा था। तो ये सारी जबानों के अल्फाज आपस में मिलकर एक नई जबान वजूद में आ गई जिसका नाम क्या है, उर्दू। दैट्स ऑल। बड़ा सिंपल है कि जब आप सारी, जैसे आप खाने की मिसाल ले लें मेरे से, आप खाने में क्या करते हैं, लाल मिर्चें डाल दी, हल्दी डाल दी, पुदीना डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, सारे जमाने के मसाले निकाल के हम जब मिलाते हैं तो एक नई चीज बन जाती है ना, जो खाने के काबिल होती है। इसी तरह से तमाम जबानें जब बोली गई उस लश्कर के अंदर तो एक नई जबान वजूद में आ गई जिसका नाम था उर्दू। इस तरह से उर्दू को कहा जाता है कि इस जबान के अंदर तमाम जबानों के अल्फाज शामिल। जो आप अपना लाइबा इल्वी, आप जो जबान बोलती हैं उर्दू, इसके अंदर सिंधी के भी अल्फाज शामिल है, पंजाबी, पश्तो, अफगानी सारे अल्फाज शामिल है, यहाँ तक कि इसमें अरबी के भी अल्फाज शामिल है। उर्दू एक ऐसी जबान है जिसमें सब जबानों का मिक्सचर है। ये ज़हीरुद्दीन बाबर के लश्कर ने इसको वजूद में लेकर आए। इसलिए उर्दू के मायने हैं लश्कर के, और ये तुर्की जबान का लफ्ज़ है। तुर्की जबान में उर्दू को औरदो कहते थे, तो उर्दू पड़ गया। ये तो है इसकी हिस्ट्री। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। ये एक हिस्ट्री आपने अपनी जबान, आपकी जबान है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तो कितना अजीब लगेगा जब आप डॉक्टर बन जाएंगे। किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि आप जो जबान बोल रही हैं डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में जानती क्या है, और अगर आप ना बताएं तो कितनी एक डिग्रेडेशन वाली बात है कि डिग्रेड हो जाएगा बंदा। हमें अपनी जबान पे अबूर हासिल होना चाहिए और हमें अपनी जबान की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। यही हमारा मकसद होता है कि हम बच्चों को उर्दू के बारे में सब कुछ बताएं। इस तरह से जबान वजूद में आई। तो इनफैक्ट क्या है एमसीक्यूज, उर्दू किस जबान का लफ्ज हुआ, तुर्की जबान का। इसके मायने क्या है, लश्कर। इसको लश्करी जबान भी कहा जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर के लश्कर ने इसको बनाया और उसको वजूद में लेकर आया, और तब से ये हिंदुस्तान में मौर्य दौर के दौर में ये इजाद हुई। तब से ये आज 500 साल हो गए ये बोली जा रही। चलें जी, आप दूसरी चीज आपको बताते हैं कि उर्दू जबान की अहमियत क्या है। ये मैंने क्या बताया अभी, तारीख, हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूँ अहमियत। लाइबा इल्मी मुझे ये बताएं कि इसकी अहमियत इतनी है। चले अभी हम अपनी 2 चीजें देखते हैं कि उर्दू जबान को दुनिया में तीसरी बड़ी जबान कहा जाता है। कौन सी जबान कहा जाता है, तीसरी बड़ी जबान। तीसरी बड़ी जबान कहा जाता है। अच्छा, बड़ी सर ये पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी दुनिया, अराउंड दी वर्ल्ड 6000 जबानें लाइबा इल्मी, 6000 जबानें बोली जाती हैं दुनिया में। इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, कोरियन, हिंदी, अरबी, पता नहीं कितनी जबानें बोली जाती हैं। 6000 के करीब जबानें बोली जाती हैं। उसमें उर्दू का क्या नंबर है, 3rd। तो ये आपके लिए बड़ी एहसास की बात है। आपको फख्र होना चाहिए कि आप उस मुल्क में रहते हैं जिसकी कौमी जबान दुनिया की तीसरी बड़ी जबान है। अब अंदाजा कैसे लगाते हैं, चले मैं आपको ये भी बताता हूँ। पैरामीटर है कि दुनिया की सबसे बड़ी जबान कौन सी है, इंग्लिश। दुनिया की दूसरी बड़ी जबान कौन सी है, अरबी। और दुनिया की तीसरी बड़ी जबान कैसे, बड़ी का अंदाजा इस चीज से लगाते हैं, ये नहीं कि वो उसमें अल्फाबेट होते हैं, इसका अंदाजा इस तरह लगाते हैं कि दुनिया में कितने लोग बोलते हैं ये। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब है। तकरीबन 2.5 अरब के लोग
यानी 2.5 अरब की जो तादाद है वो इंग्लिश बोलती है। ये मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा कितने मुल्कों में इंग्लिश बोली जाती है, बहुत मुल्कों में बोली जाती है। 2.5 अरब के करीब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोग अरबी बोलते हैं, इसलिए अरबी को दूसरी बड़ी जबान कहा जाता है। और तकरीबन 1.25 अरब के करीब लोग उर्दू बोलते हैं, याद रखिएगा। 1.25 अरब, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं लाइब्रेरी, तो 1.25 अरब के करीब लोग उर्दू बोलते हैं, जो कि दुनिया में तीसरी बड़ी तादाद है। इसके बाद और भी जबान है, मगर जैसे हिंदी है, हिंदी इतनी नहीं बोली जाती इंडिया में, इनफैक्ट हिंदी लोग कम बोलते हैं। तो उर्दू इंडिया में भी बोली जाती है, पाकिस्तान की तो कौमी जबान है। आप सिर्फ सऊदी अरब में चले जाए, आप मक्के में चले जाए, 10 लाख पाकिस्तानी तो सिर्फ मक्के में बैठे हैं जो उर्दू बोल रहे हैं। तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी मदीने में बैठे हुए उर्दू बोल रहे हैं। तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी शारजा में बैठ के उर्दू बोल रहे हैं। 26 लाख पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में बैठ के उर्दू बोल रहे हैं। इंग्लैंड में 14 लाख पाकिस्तानी उर्दू बोल रहे हैं। यानी कि हमारे उर्दू बोलने वाले तो पूरी दुनिया में बटे हुए हैं, फैले हुए हैं और उर्दू जबान बोलते हैं। इस तरह से इसकी तादाद बनती है 1.25 अरब की करीब। तो ये 3rd नंबर आता है कि ये बड़ी जबान है। अब यानी कि देखें, दुनिया इसको बड़ा कह रही है, दुनिया कह रही है कि एक बड़ी जबान है, और एक हम ही है जो इस जबान की ऐसी की तैसी करने में लगे। ये आपको पता होगा कि हम उर्दू किस तरह अच्छी बोलते हैं, या हमने उर्दू के अल्फाज किस तरह से तोड़ मोड़ के अपने खुद साख्ता अल्फाज बना लिए। जैसे आप लगा ले अंदाजा, बहुत सारे लोग कहते हैं अबे चल निकल यहाँ से, ये कितने, ये तो उर्दू में लफ्ज ही नहीं है, ये तो उर्दू की खूबसूरती नहीं है, इसमें अदब तो है ही नहीं। अबे चल निकल यहाँ से, ये क्या अल्फाज है? आप इसकी जगह ये कह सकते थे कि जनाबे वाली यहाँ से तशरीफ ले जाइए, ये है उर्दू आपकी सही। अबे चल निकल यहाँ से। तो हम तो उर्दू के साथ खुद ही बुरा कर रहे हैं, हम उर्दू को पढ़ना ही नहीं चाहते और हम उर्दू को समझना ही नहीं चाहते, और हम जो उर्दू बोलते हैं वो भी पता नहीं किस तरह की मिक्सचर उर्दू बोलते हैं। आप ये देखें कि हमसे ज्यादा अच्छा तो अंग्रेज है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश फैला दी, और आज हम इंग्लिश को कामयाबी तस्वुर करते हैं कि इंग्लिश जबान हमें आनी चाहिए तो हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। उर्दू जबान कौन सीखना चाहता है? तो हमें सीखनी पड़ेगी उर्दू जबान, क्योंकि हमें इसी मुल्क में रहना है। उर्दू जबान वो वाहिद जबान है जो चारों सूबों को जोड़ती है, सिंध को पंजाब, KPK और बलूचिस्तान से जोड़ती है। ये जंजीर है चारों सूबों की। फिर इससे हम पूरी जिंदगी अब तक बोलते आए और अब आगे भी बोलेंगे। इसमें हमने पेपर भी देने हैं, इसमें हमें नंबर भी कमाने हैं, इसमें फर्स्ट ईयर में भी जाना है, सेकंड ईयर में भी जाना है। इसलिए उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए और उर्दू को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, उर्दू की अहमियत एक तो ये बता दी कि दुनिया में इसको तीसरी जबान कहा जाता है। इसको दुनिया में तीसरी खूबसूरत जबान भी कहा जाता है। अब खूबसूरती कैसे अंदाजा लगाते हैं? लाइब्रेरी की खूबसूरती का अंदाजा ऐसे लगता है कि जब आप अल्फाबेट देखते हैं तो उर्दू के अंदर आपको मुकम्मल अल्फाबेट दिखते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको लाइबा में आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिएगा मुझे इसका। आपको अरबी जबान के अंदर पे या गाफ नजर आता है कहीं? पे और गाफ नो सर, नहीं नजर आता। आप पूरा कुरान शरीफ उठा के पढ़ लें, आप पूरी अरबी जबान को छान लें, आपको पे और गाफ अल्फाबेट दिखेंगे नहीं। यानी कि अरबी में आप किसी को गधा नहीं कह सकते, अरबी में आप पंखा नहीं कह सकते। पाकिस्तान को वो क्या कहते हैं? अल पाकिस्तान, यानी कि जहां पे का इस्तेमाल होता है वहां पे वो बे लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि बस वो एक उनकी वो है जबान उनकी। उस जबान में 2 अल्फाबेट मिस है नहीं है। उर्दू में क्योंकि क्या हुआ, जितनी यानी कि जितनी जबानें थी दुनिया की, उसमें जितनी भी खामियां थी, उर्दू में वो सारी खामियां पूरी कर ली गई। चलो मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। लाइबा भी आपने खाना बनाया, आपसे गलती हो गई, नमक तेज हो गया। आप क्या अगली बार नमक तेज करोगी या चेक करोगी अच्छी तरीके से? सर चेक करूंगी। चेक करेंगी। फिर अगली बार आपसे हल्दी तेज हो गई, नमक सही था मगर हल्दी तेज हो गई। आप तीसरी बार जब बनाएंगी तो आप उसकी हल्दी भी सही तरीके से चेक करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान कर करके सीखता है, इंसान देख देख के सीखता है। इंसान नाम ही गलती का पुतला है। इंसान अपनी गलतियों को आगे दोहराता नहीं है। अच्छा और सच्चा इंसान अपनी गलतियों को नहीं दोहराता। यही हमने उर्दू में देखा कि जितनी जबानों में जो गलतियां थी, किसी जबान में अल्फाबेट गायब है एक, किसी जबान में 2 अल्फाबेट गायब है, किसी जबान में कोई मसला है, किसी जबान में कोई मसला है। हमने उर्दू बनाते हुए इसके अंदर सारी चीजों का ख्याल रखा और हमने वो सारी गलतियां दूर कर दी। जो अरबी जबान के अंदर गाफ और पे लफ्ज नहीं था, हम बकायदा गाफ और पे इस लैंग्वेज में लिया है। आप देख लें, ये भी 2 किस्म के होते हैं, छोटी है बड़ी है।
काफ भी दो किस्म के होते हैं, डंडी वाला काफ, दो नुक्तों वाला काफ। यानी कि हमने ख्याल रखा है कि अगर मुंह गोल करके बोलेंगे तो कौफ निकलेगा और मुंह सीधा करके बोलेंगे तो काफ निकलेगा। अलिफ भी दो किस्म के रखे हैं, एक अलिफ और एक अलिफ मज़बर आ। सीन के जो साउंड है सीन का, ये देख लो, सीन, स्वाद, ये भी 3-4 किस्म के हैं। यानी कि इतनी खूबसूरत जबान है हमारी कि इतने अल्फाबेट, हर तरह से अल्फाबेट के अंदर, मगर हमारे बच्चों को इंग्लिश के अल्फाबेट याद है, उर्दू के अल्फाबेट याद नहीं होते। और ये नाइंसाफी। याद रखिएगा, जो शख्स या जो मुल्क अपनी जबान से प्यार नहीं करता कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, अंग्रेज यूं तरक्की करते हैं, अरबी यूं तरक्की करते हैं क्योंकि वो अपने कल्चर, अपनी जबानों से प्यार करते हैं। अंग्रेज देखो कितना प्यार करता है, उन्होंने अपनी जबान पूरी दुनिया में फैला दी। तुमने उर्दू दुनिया में फैलाई या मैंने उर्दू दुनिया में फैलाई? जवाब है नहीं। हम तो उर्दू को अमेरिका तक ले जा ही नहीं पाए, उनके यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता उर्दू। हाँ, हमारे यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इंग्लिश। ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है क्योंकि हमने अपने कल्चर के साथ इंसाफ नहीं किया। मगर अब वक्त आ गया है, हमारे बच्चे अगर इंसाफ करने लगे, उर्दू को समझने लगे, उर्दू को पढ़ने लगे, तो इंशाअल्लाह ताला उर्दू 3rd नंबर पे है, ये 2nd पे भी आएगी, ये 1st पे भी आ जाएगी। तो दुनिया की तीसरी बड़ी जबान और दुनिया की तीसरी खूबसूरत जबान उर्दू, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अहमियत और बताता हूं मैं इसकी। अगर इसकी अहमियत नहीं होती तो उसको मैट्रिक क्लास में नहीं डालते। अगर इसकी अहमियत नहीं होती, ये 1st ईयर में नहीं होती। अरे यार, पार्टिसिपेंट एक क्यों हो गया? सर लाइट चली गई। क्या है, एक तो पहले 2-3 फिर एक। इतना बड़ा लेक्चर है, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है। चले जी, अच्छा जी, बात गौर से सुनिए मेरी कि मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया की तीसरी बड़ी जबान और दुनिया की तीसरी खूबसूरत जबान उर्दू है, और ये आपकी नेशनल लैंग्वेज है, मादरी जबान। ठीक है, अब इसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाए कि अमूमन हमने क्या देखा है कि एक आम इंसान, यानी कि मैं अपने बच्चों को जब समझाता हूँ इसकी वजन, कहते हैं ना उर्दू एक वजनदार जबान है, उसका वजन मैं कैसे समझाऊं आपको कि मिसाल ले लें। मिसाल बताइए, एक ऐसी बात बताता हूँ आपको कि किसी भी इंसान, यानी कि हमारे जितना स्टूडेंट है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, हर इंसान के जिंदगी में 3 रुतबे होते हैं। रुतबा किसे कहते हैं? पोजीशन। हमारी 3 पोजीशन होती है। मेरी भी 3 पोजीशन है, आप सबकी भी 3 पोजीशन। पहली पोजीशन यानी पहला रुतबा कि हमसे कुछ लोग बड़े हैं। ओके, यानी कि हमसे कुछ लोग हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे छोटे हैं, वो हमारे बड़े हैं। इसको कोई टाल नहीं सकता, ये बात कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकती। हमसे बहुत लाजमी सी बात है, कुछ लोग तो बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, मामू हैं, नाना नानी है, दादा दादी। दूसरा हमारा क्या चीज है रुतबा हमारा, कि हमसे कुछ बराबरी पर हैं। उसमें हमारे बहन भाई हो जाते हैं, हमारे दोस्त हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तकरीबन बराबरी का रिश्ता है। तो ये एक हमारा दूसरा रुतबा है। तीसरा रुतबा हमारा कौन सा होता है? हमसे कुछ छोटे लोग होते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम जैसे टीचर हैं तो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे छोटे हैं, आप हैं, आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं जिनके आप मामू, खाला, फुप्पो, चाचा होंगे, तो हमसे कुछ छोटे होते हैं। यानी हर इंसान का अगर हम उसका पैरामीटर दें तो हर इंसान का पैरामीटर ये कहता है कि उसके 3 रुतबे होते हैं, एक बड़ा, एक बराबरी और एक छोटा। किसी भी अंग्रेज को देख लो, उसके भी 3 रुतबे, किसी भी अरबी को देख लो, उसके भी 3 रुतबे, सर यासिर को देखेंगे उनके भी 3 रुतबे, सबके 3 रुतबे। अब इंग्लिश जबान के अंदर अगर हम जब जंप मारते हैं तो इंग्लिश जबान हमें ये कहती है कि जब हम किसी बड़े को पुकारते हैं तो कहते हैं यू। जैसे हम किसी बड़े को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? हे माय फादर यू कम हियर, या हे मदर यू कम हियर। जब हम किसी बराबरी वाले को पुकारते हैं तो हम क्या कहते हैं? हे माय फ्रेंड यू कम हियर। और एक हम छोटे वाले को पुकारते हैं तो क्या कहते हैं? हे माय किड, या अपने बच्चे का नाम लेते हैं, कहते हैं यू कम हियर। यानी कि हुआ ये कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पैरामीटर देखा जाए खूबसूरती का, तो वहां पर बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। देखिए, मैं अभी पैरामीटर नाप रहा हूं, खूबसूरत जबान तीसरे नंबर की ऐसे ही थोड़ी कह दिया उसको। इसका पैरामीटर नापने का ये है कि वहां पर इंग्लिश जबान के अंदर बड़ा, बराबरी और छोटा सबको एक ही अल्फाज के साथ लाइन में खड़ा कर दिया, यू। अब उर्दू की खूबसूरती का अंदाजा लगाइए कि जब हम उर्दू में किसी बड़े को पुकारते हैं तो कहते हैं कि आप इधर आइए, बराबर वाले को बुलाते हैं तो कहते हैं तुम इधर आओ, और जब छोटे को पुकारते हैं तो कहते हैं तू इधर आ।
यानी कि अल्फाजों का गेम देखें आप कैसा है कि इंग्लिश जबान जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जबान है, मगर खूबसूरत नहीं है, बड़ी जबान है, उसमें कोई पता ही नहीं लग रहा है कि यू का मतलब क्या है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, समझ में नहीं आ रहा भाई यू। मगर हम यहाँ पर अदब देखें ना, आपके अंदर क्या दिख रहा है? अदब, लिहाज, बड़ा बड़प्पन दिख रहा है। तुम के अंदर क्या दिख रहा है हमें? बराबरी, दोस्ती, मोहब्बत। और छोटे के अंदर क्या दिख रहा है? रोब। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये खूबसूरती की अलामत हैं। किसी भी जबान को नापने का पैरामीटर होता है ये। इंग्लिश में भी कर सकते थे वो, मगर नहीं करा, उर्दू में हो गया ये, क्योंकि हमने उर्दू में ये बनाते हुए देखा कि हम उर्दू को एक ऐसी जबान बनाएंगे कि जिसमें अदब भी होगा, मोहब्बत भी होगी और रोब भी होगा। लिहाजा दुनिया की कोई ऐसी जबान नहीं मिलती जिसमें उर्दू जैसी बात हो, इसलिए उर्दू को तीसरी खूबसूरत जबान कहा जाता है, इंग्लिश को नहीं कहा जाता। तो उर्दू के अंदर आप, तुम, तू, अल्फाजों का जखीरा है। आप उसमें जब बात करते हैं तो एक तो मोहब्बत आम होती है, दूसरा कि अच्छा लगता है जब उर्दू में कोई बात करता है। तो उर्दू की खूबसूरती आप एक मेरी इस एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको ये पैरामीटर वाली एग्जाम्पल समझाई रुतबे वाली, इससे भी आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में इसको तीसरा नंबर दिया जाता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आपके हर साल आपको पढ़ना है, यानी कि आप अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते, लात मार दें, आप कॉमर्स ले लें। अगर आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ना चाहते हैं, लात मारे केमिस्ट्री ले लें। मगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे, किसी भी ग्रुप में जाएंगे, उर्दू लाजमी है। कॉमर्स ले लें, साइंस ले लें, या आप बायोलॉजी ले लें, कोई भी, यानी कि आर्ट्स भी ले लेंगे, उर्दू आपको लाजमी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल्लु बे लुबाब कि उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी जबान और कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसकी अहमियत हमारी लाइफ में बहुत है, तो इसको समझना है। या आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था, आपको मोटिवेट करना था, आपको अहमियत का अंदाजा दिलाना था कि आप जो जबान पढ़ रहे हैं या आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है। ये आपको नंबर के साथ, या आपको नंबर के साथ नंबर भी देगा, आपकी जबान भी सही करेगा, आपकी हैंड राइटिंग भी सही करेगा, और आपको अपने कल्चर से प्यार करना भी सिखाएगा। तो उर्दू छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसको अपने दिमाग में बिठा लें, बड़ा सब्जेक्ट है, अहमियत है इसकी हमारी जिंदगी में। और हमने इंशाअल्लाह ताला पूरे साल ईमानदारी के साथ, जैसे हम टाइम देते हैं केमिस्ट्री को, जैसे हम टाइम देते हैं बायोलॉजी को, जैसे हम टाइम देते हैं कंप्यूटर को, इतना ही टाइम हम उर्दू को भी देंगे, ताकि हम अपने सब्जेक्टों के साथ इंसाफ कर सकें। फिर बाकी अल्लाह पे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह भी पसंद करता है इंसाफ करने वाले को, और अल्लाह भी उसी को ही नंबर देता है। नहीं तो अगर हम घर बैठ गए, हमने उर्दू की क्लासेस नहीं ली, हमने उर्दू में चीजें याद नहीं करी, टेस्ट नहीं दिए, तो यकीन जाने बैठे बैठे नंबर किसी को भी नहीं मिलते। पिछले साल 17,000 बच्चा उर्दू में फेल था। कैन यू इमेजिन? क्या आप यकीन कर सकते हैं? पिछले साल कमोबेश, मैं राउंड फिगर कर रहा हूं, 17,000 बच्चा, मैट्रिक बोर्ड का 17,000 बच्चा उर्दू में फेल था। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मैं आपको बताता हूं, 16,446, 16,446, 16,446 बच्चा फर्स्ट ईयर की उर्दू में फेल था। तो ये जो इतना बड़ा नंबर फेलियर्स का आ रहा है, क्यों आ रहा है? जवाब आपके पास खुद है। क्या? कि ये वो बच्चा होगा जिसने पूरे साल उर्दू नहीं पढ़ी, या उसके साथ इंसाफ नहीं किया, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए, टीचर की क्लासेस में नहीं बैठे, और वो उसको हल्का ले गए कि हम तो उर्दू जबान बचपन से बोलते आ रहे हैं मियाँ, हम तो आराम से दे देंगे इसका पेपर, और वो फंस गए। सारे पेपर क्लियर हो गए, उर्दू ही रह गया उनको। मैं ये चाहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट उर्दू जैसे पेपर में फेल ना हो, बल्कि इसमें नंबर हासिल करे। अगर 75 नंबर का पेपर है तो 65 से 70 नंबर आने चाहिए, ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी हो, और परसेंटेज अच्छी होगी तो आपको शानदार कॉलेज मिलेगा। परसेंटेज अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई लोकल सा कॉलेज मिल जाएगा। याद रखिएगा, जिंदगी का मेन पिलर 9 मैट्रिक ये कहलाता है। यहीं से तो हम अच्छे कॉलेज में जाते हैं, फिर यहीं से हमारी जिंदगी बनती है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें, जो मेरा लेक्चर है आज का, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री बताई उर्दू की, जिसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंस यानी अहमियत बताई उर्दू की, ये आपकी समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में उर्दू के पैटर्न पे बात करेंगे, और पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता समझते समझते 1-2 क्लासेस हमारी लगेंगी पैटर्न पर। उसके बाद हम बाकायदा अपने आ जाएंगे सिस्टम पर, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती हैं। हिस्सा है नसर, इसको हम टेक्स्ट पोर्शन कहते हैं, हिस्सा है नज़म, इसको हम पोएट्री पोर्शन कहते हैं,
और हिस्सा ग्रामर, इसको हम हिस्सा कवायद उर्दू में कहते हैं, हिस्सा कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर हम ये पढ़ें। तो ये इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपके लिए हलवा है, क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो आसान से आसान सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे और उर्दू की बुक भी लेके बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले हफ्ते बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।